दोस्तों, स्वागत है आपका द विज़न के इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे होंगे। इफ़को के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, टाइम बहुत लिमिटेड है, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। और आज हम लेकर आए इफ़को एजीटी 2025 की एमसीक्यू सीरीज़ का 10वां सेशन। अभी तक हमारे 9 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो लगाए होंगे, आपको पता लगा होगा कि अपना कंटेंट जो है कितना बेहतर है, एमसीक्यू का लेवल कितना अच्छा है, एग्ज़ाम के पैटर्न से बिलोंग करता है या नहीं है। इस सेशन में हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं 30 क्वेश्चंस को। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आप उनको करना घर पे, और इनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर। आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है उसके हिसाब से इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें कि आपको सेशन कैसा लगता है, क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या इसको क्विट कर देना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, ये पूछा गया है। तो कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं? रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन के टाइम पे तो क्या होता है, CO2 का रिलीज होता है। लेकिन जब बात आती है फोटोसिंथेसिस की तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइडियल पीएच फॉर ग्रोइंग राइस। राइस को ग्रो करने के लिए आइडियल पीएच पूछा गया है। तो राइस को ग्रो करने के लिए हमें पता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वाटर लॉगिंग वाली कंडीशंस बन जाती हैं, इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो पीएच कितना होना चाहिए? लो होना चाहिए, यानी कि एसिडिक पीएच पर राइस ग्रो करता है। तो इनमें से एसिडिक पीएच वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये 3 ऑप्शंस तो गए। अब ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो आंसर चला जाएगा 5 to 6.5। आइडियल पीएच इसकी अप्रोक्स कितनी रहती है? 5.5 के आसपास। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रीड ऑफ गोट इज़ नोन फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन। कौन सी गोट की ब्रीड है जो हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है? तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? जमुनापारी, बीटल, सिरोही, बर्बरी या फिर ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? जमुनापारी। ठीक है, ये 2 से 3 लीटर दूध पर डे देती है। अब आगे चलते हैं। इनमें से जो सिरोही ब्रीड है वो मीट पर्पज़ के लिए जानी जाती है, बीटल ड्यूल पर्पज़ के लिए जानी जाती है, ड्यूल पर्पज़ के लिए ऐसे ही हैं। और ब्लैक बंगाल की जो इससे शू मेकिंग के लिए भी फेमस है ब्लैक बंगाल। अगला क्वेश्चन है, द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लास्ट डिजीज इन राइस। राइस के अंदर ब्लास्ट डिजीज होता है, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। जेंथोमोनास ओराइजी, मैग्नापोर्ते ओराइजी, राइजोक्टोनिया सोलेनी या फिर पिथियम एफनिडर्मेटम और फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी। कौन सा आंसर होगा इनमें से? इस एमसीक्यू सेशन को एक क्विज के तौर पर ना ले, अपना खुद का इवेल्युएशन करें कि आपको क्वेश्चन हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, कितना स्कोर आपसे बन पा रहा है। इस सब को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो राइस के अंदर ब्लास्ट जो डिजीज होता है वो क्या होता है? फंगल डिजीज होता है, फंगस की वजह से होता है। और उसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नापोर्ते ओराइजी। ठीक है, जो जेंथोमोनास ओराइजी है उससे क्या होता है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही जो राइजोक्टोनिया सोलोनी है ये क्या कर देता है? शीत ब्लाइट डिजीज़ कोज करता है, शीत ब्लाइट डिजीज़ कोज कर देता है। ऐसे इन बाकी के जो ऑप्शन हैं उनको भी आप ध्यान रखें। जो पीथियम होता है वो डैम्पिंग ऑफ करता है, डैम्पिंग ऑफ। और फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी क्या करता है? विल्ट कोज करता है। अगला क्वेश्चन, विच इंसेक्ट इज ए वेक्टर फॉर येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। यानी कि ओकरा के अंदर येलो वेन मोजेक डिजीज़ होती है जो कि एक वायरल डिजीज़ है। वो किससे ट्रांसमिट होती है? वेक्टर पूछा गया है इसका।
तो ये वाइट फ्लाई की वजह से ट्रांसमिट होती है, जिसका साइंटिफिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो बेमेसिया टेबेसाई इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड कॉटन सीड प्रोडक्शन, यानी कि कॉटन सीड प्रोडक्शन के लिए सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो कॉटन के लिए कितना होता है 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा किसका है सर्टिफाइड सीड का। अगर फाउंडेशन सीड का पूछता तो आंसर क्या हो जाता 50 फाउंडेशन सीड के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच ट्री इज नॉन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की आग के नाम से कौन से ट्री को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ढाक या प्लास, यानी कि प्लांट का नाम है ढाक या प्लास। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। बाकी के नाम देख लेते हैं। एजा डायरेक्टा इंडिका ये नीम का साइंटिफिक नेम होता है। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है। और फाइकस रिलीजियोसा ये पीपल जो होता है अपना उसका होता है पीपल। और टमरेंडिस इंडिका ये सब जानते ही हैं, टमरिंड का नाम होता है। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ डोमिनेंट टू रेसेसिव फिनोटाइप्स इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, F2 जनरेशन के लिए पूछा गया है, यानी कि रेसेसिव फिनोटाइप का रेशियो कितना होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, ये पूछा गया है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए दो ट्रेट ले लेते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी इनका क्रॉस करवाएंगे तो इनके पहले गैमेट बना लेते हैं टी और स्मॉल टी। तो जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा F1 के अंदर ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सारे के सारे टोल हो जाएंगे। जब फिर इनका सेल्फिंग करवाई जाएगी इनकी, तो ये दो फिर से गैमेट मिलेंगे। अब की बार क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि फिनोटाइप अगर देखेंगे तो ये तीनों तो क्या हो जाएंगे टोल हो जाएंगे और ये ड्वार्फ हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:1, यानी कि थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम, लेग्यूम के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इनमें से। तो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं तो एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज किसके लिए काम में आता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करने के लिए, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए, स्टार्च को तोड़ने के लिए। लाइपेज क्या होता है फैट के ब्रेक डाउन के लिए काम में आता है। प्रोटीएज प्रोटीन का ब्रेक डाउन काम के लिए काम में आता है। और ऐसे कैटलिज होता है, कैटलिज एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है या फिर उत्प्रेरक की तरह भी काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर सोइंग सीड्स इन रो, यानी कि एक रो के अंदर सीड्स को सोइंग करनी है तो कौन सा जो फार्म इम्प्लीमेंट है वो यूज़ किया जाएगा। एक लाइन के अंदर सोइंग करना है इस तरह से, तब कौन सा जो इम्प्लीमेंट है वो यूज़ किया जाएगा। तो प्लाउ नहीं किया जाएगा, हैरो भी नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा सीड ड्रिल बचा, कल्टीवेटर और हो, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा सीड ड्रिल विल बी द करेक्ट आंसर। जो प्लाउ होता है वो तो टिलेज के लिए काम में लिया जाता है। हैरो जो होता है सॉइल की ये भी टिलेज के लिए और कई बार लेवलिंग के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है। और जो हो होता है वो मैनुअली जब टिलेज करना हो या वीडिंग करना हो उसके लिए काम में लिया जाता है। और कल्टीवेटर को भी एक तरह से वीडिंग की तरह काम में लिया जाता है। द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर वीट इज़, वीट के लिए रिकमेंडेड सीड रेट कितना होता है। तो वीट के लिए होता है 80 to 100 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लैक्टेशन पीरियड ऑफ ए होल्स्टीन फ्रीजियन काउ इज अप्रोक्सीमेटली, जो HF काउ होती है उसका लैक्टेशन पीरियड कितना होता है।
तो ये होता है 305 डेज। आगे बढ़ते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज इमोबाइल इन सॉइल, सॉइल के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो इमोबाइल होता है, यानी कि वो गतिशील नहीं रहता है। तो नाइट्रोजन तो मोबाइल होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम, सल्फर, एक सिर्फ फॉस्फोरस ऐसा है जो सॉइल के अंदर इमोबाइल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्लांट्स के अंदर कौन सा इमोबाइल होता है, तो प्लांट्स में कौन सा होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें कौन सा होता है, कैल्शियम, और कई बार बोरोन भी आंसर मिलता है। द डिजीज कोज्ड बाय अर्विनिया अमाइलोवरा, अर्विनिया अमाइलोवरा से कौन सी डिजीज होती है जो पहली बार एप्पल और पियर के अंदर डिस्कवर की गई थी। तो ये होती है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो बैक्टीरियल विल्ट होती है वो तो राल्स्टोनिया से स्पीशीज से होती है, राल्स्टोनिया स्पीशीज से। सिट्रस कैंकर होता है वो ज़ैंथोमोनास से होता है, ज़ैंथोमोनास से होता है। और अगर बात करें लीफ स्पॉट की तो ये स्यूडोमोनास स्पीशीज से होता है, स्यूडोमोनास। और अगर बात करें क्राउन गोल की तो क्राउन गोल क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम से होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। आगे बढ़ते हैं। विच पेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय बीटी क्रॉप्स, बीटी क्रॉप्स के द्वारा कौन से पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है, तो ये किया जाता है बोलवर्म को। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा है कि द टेस्ट यूज टू डिटरमाइन सीड वाइबिलिटी, सीड की वाइबिलिटी को चेक करना है तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है कौन सा, प्यूरिटी टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इनमें से जो जर्मिनेशन टेस्ट होता है वो जर्मिनेशन को चेक करने के लिए किया जाता है, और प्यूरिटी परसेंटेज होता है वो फिजिकल प्यूरिटी के लिए किया जाता है। मॉइस्चर टेस्ट जो किया जाता है उसके अंदर मॉइस्चर कितना अवेलेबल है, कितना परसेंट मॉइस्चर है, वो सब टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और विगर किया जाता है सीड की कितनी स्ट्रेंथ है। अगला क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग डेड और डैमेज्ड ट्रीज फ्रॉम ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज, यानी कि फॉरेस्ट से डैमेज्ड और डेड जो भी ट्री हैं उनको हटाना, उनको क्या कहा जाता है। तो एनिमल्स में तो इसको कलिंग कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि बीमार पशुओं को या जो प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, उनको हटाना, उनको कलिंग कहा जाता है। लेकिन ट्रीज़ के अंदर इसके लिए क्या टर्म होती है, थिनिंग नहीं होता है, प्रूनिंग नहीं, क्या साल्वेज कटिंग होता है, कपाइसिंग होता है या पोलार्डिंग होता है, तो इनमें से साल्वेज कटिंग विल बी द करेक्ट आंसर। कपाइसिंग क्या होता है, पोलार्डिंग क्या होता है, थिनिंग और प्रूनिंग, इनकी डेफिनेशंस को आप ज़रूर में ध्यान में रखना, ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। थिनिंग के अंदर हेल्दी ट्रीज होती हैं उनके अंदर थोड़ी सी कटिंग की जाती है, प्रूनिंग के अंदर जो ब्रांचेज होती हैं उनको हटा लिया जाता है। पोलार्डिंग का मतलब होता है एक फिक्स्ड हाइट जहाँ पर जो एनिमल्स हैं नहीं पहुँच पाए वहाँ से काटना, और ग्राउंड लेवल से अगर काट ले फिर से रीग्रो करवाना हो तो उसको कपाइसिंग कहा जाता है। द नंबर ऑफ गेमीट्स फॉर्म्ड इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर गेमीट्स के नंबर कितने होंगे, तो हो जाएंगे 4। अगला क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज लिटिल लीफ डिजीज इन प्लांट्स, जनरली लिटिल लीफ डिजीज जो होती है वो कौन सी न्यूट्रिएंट से होती है, तो जिंक की डेफिशिएंसी होती है, जनरली मैंगो के अंदर देखी जाती है। अगला क्वेश्चन द एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज टिपिकली, ड्रिप इरिगेशन होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो ये 90 to 95% होती है। विच क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के लिए कौन सी क्रॉप है जो मोस्ट सेंसिटिव होती है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर बताएं इसका कि क्या आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द फीड कन्वर्जन रेशियो, FCR रेशियो पूछा गया है किसके लिए, पोल्ट्री के लिए कितना होता है, तो पोल्ट्री के लिए FCR रेशियो कितना माना जाता है, 1.5 to 2। FCR रेशियो होता क्या है, किस काम में आता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में आप देखना एक बार। अगला क्वेश्चन है द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC इज हाईएस्ट इन विच टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी
सॉइल का टाइप है जिसके अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो क्ले सॉइल होता है ना, उसमें क्ले पार्टिकल सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसकी CaC सबसे हाईएस्ट होती है। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट के अंदर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होती है, वो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला इसका सही आंसर होगा। बाकी की जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में देखना, तो पेरोनोस्पोरा ये भी क्या करता है? डाउनी मिल्ड्यू करता है। तो लेकिन कौन सी क्रॉप के अंदर करता है? स्पीसीज अलग है तो ये डिफरेंट क्रॉप के अंदर करता होगा, इनके बारे में आप देखना खुद से। जैसे प्लाज्मोपरा विटिकोला है, तो विटिकोला किसके लिए यूज़ किया जाता है? ग्रेप्स के लिए, तो ये ग्रेप्स में करेगा। और एरिसिपी जो ऑर्डर होता है वो क्या करता है? पाउडरी मिल्ड्यू को कॉज करता है, नॉट डाउनी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू को कॉज करेगा, ऐसे याद रख लेना। जो अस्टिलगो स्पीसीज होती है वो क्या करता है? स्मट कॉज करता है। मेडिस लगा हुआ है तो मेज के अंदर करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रैप इज यूज टू मॉनिटर वाइट फ्लाई पॉपुलेशन, वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए कौन सा, मॉनिटर करने के लिए यानी कि उनसे बचाव करने के लिए कौन से ट्रैप का यूज़ किया जाता है? तो वाइट फ्लाई के लिए किया जाता है फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाइट ट्रैप या फिर पिटफॉल ट्रैप या बेट ट्रैप। इसमें से स्टिकी ट्रैप को यूज़ किया जाता है। बाकी के ऑप्शन देखेंगे, जो फेरोमोन ट्रैप होता है, जो हमने कल की सेशन में भी इसको कवर किया था, ये फ्रूट फ्लाई के लिए होता है, फ्रूट फ्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही लाइट ट्रैप्स होते हैं, वो मोथ के लिए जनरली यूज़ किए जाते हैं, मोथ्स को अट्रैक्ट करने के लिए, MO मोथ्स। और जो पिटफॉल होते हैं, जो जितने भी ग्राउंड लेवल के पेस्ट होते हैं जो ग्राउंड में होते हैं, उनको कैच करने के लिए पिटफॉल ट्रैप का यूज़ किया जाता है। और बेट ट्रैप स्पेसिफिक टाइप के पेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच फॉरेस्ट टाइप इज डोमिनेंट इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के अंदर कौन से फॉरेस्ट का टाइप डोमिनेंट है, ये पूछा गया है। तो वेस्टर्न घाट के अंदर रेनफॉल हाई होता है, तो हाई रेनफॉल के लिए क्या होता है? इसके अंदर ट्रॉपिकल ग्रीन टाइप के, एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पोलन का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ से पोलन का यहाँ ट्रांसमिट होना पोलिनेशन कहलाता है। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। फर्टिलाइजेशन तो कब होगा? जब ये पोलन यहाँ पहुँच के एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, उसको कहेंगे पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। जर्मिनेशन का सीड को ग्रो होना, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन, ये सब देख लेना। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला कौन सा प्लांट हार्मोन होता है? ऑक्जिन होता है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो इनमें से साइटोकाइनिन जो होता है ना, वो प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्जिन जो होता है उसको एपिकल डोमिनेंस के नाम से भी जाना जाता है, एपिकल डोमिनेंस कोज करता है प्लांट्स के अंदर। जिब्रेलिन होता है वो ग्रोथ हार्मोन है, जो इंटरनोड होते हैं उनकी जो दो नोड के बीच में स्पेस होता है उनको इंक्रीज करता है। तो शुगर केन के अंदर लगभग 20 टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है। इथाइलिन होता है फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एब्सिसिक एसिड होता है वो डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने 29 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। अगला ये जो लास्ट का क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए रखा गया है। द हॉर्स पावर ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्रैक्टर यूज फॉर प्लाइंग, प्लाइंग के लिए जो ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है वो कितने HP का जनरली यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए और रिवीजन कीजिए।